नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं के लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव। मुन्ना जी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत हैं। चुनाव बिल्कुल करीब है। आप देख रहे हैं कि विधायक जी इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विधायक जी आपका। आपका भी स्वागत है। विधायक जी, कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 5 साल आपने पूरा कर लिया है। चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आप जाहिर है चुनाव के मैदान में हैं। आपके लिए, आपके चाहने वालों के दिल में बहुत सारे सवाल हैं। उसमें से कुछ सवाल हम चुन करके लाए हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। आप याद करिए 2010 जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपको 2010 में 36,884 वोट मिला था और आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उस समय के जदयू के उम्मीदवार दिनेश प्रसाद से 5,402 मत के अंतर से चुनाव हार गए थे। ये 2010 का ग्राफ हम आपको बता रहे हैं। 5 साल के अंदर 2015 में आपने जबरदस्त छलांग मारा और आप कुल मतों का 80,790 वोट बटोर लिए। 80,790। और उस समय मतलब 2015 के विधानसभा चुनाव में जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के अजय कुमार, उनसे आप चुनाव 23,940 वोट के अंतर से, 23,940 वोट के जबरदस्त अंतर से चुनाव जीत गए। बहुत मत मिला आपको, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि सारे के सारे मत आपके तरफ चले गए। 80,790, ये कम नहीं होता है। इतने सारे लोगों का जन समर्थन, 5 साल का कार्यकाल, कैसे पूरा किए इसको? कैसे लोगों की उम्मीद पूरा किए? क्योंकि लोगों की तो बड़ी उम्मीद थी आपसे। मैं तो अपना से कोशिश किया कि जहां तक हो मीनापुर में सबके साथ भाईचारा बना के रहें, हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ मिलजुल करके रहें जी। और 18 महीना हम हुकूमत में, सरकार में थे जी। और उसके बाद हम विपक्ष में आ गए। जहां तक हो सका मैं लोगों के काम के लिए और मीनापुर के विकास के लिए निरंतर तत्पर। आपको कितना लगता है, हमारे पास बहुत सारा सवाल है आपके लोगों का, लेकिन हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये जबरदस्त जन समर्थन था 80,790, ये जो जबरदस्त जन समर्थन था, अब आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको स्वयं कितना लगता है कि लोगों की उम्मीद पर आप कितना खरा उतरे? आपको अरे खुद क्या बढ़ेगा। इस बार 80,009 से कुछ वोट था, इस बार 90 पार होगा। 790 तो इस बार 90 पार होगा। इतना भरोसा है हमको मीनापुर के लोगों पर, क्योंकि वो जिस समय वो कार्यकाल था, हम लोग, आप भी देखे होइएगा कि उस कार्यकाल में क्या स्थिति थी मीनापुर की। जी। रथ जग्गा लोग करते थे। रात रात भर गांव गांव में टॉर्च जलता था। रात रात भर लोग दहशत में जीते थे उस समय। और उस समय 6 बजे 7 बजे आपका मीनापुर रोड बंद हो जाता था नक्सलियों की वजह से। इतना इतना उस समय दहशत था मीनापुर में। और उस पीरियड में डकैती चरम पर था। हम सब लोग जानते हैं कि रात में टॉर्च जलता था, किधरों किधरों डकैती हो गया, कई जगह डकैती हुआ, वो तो हम लोग भी जान रहे हैं। और दूसरा क्या है कि एक कॉकस था हर जगह। मैं उस कॉकस को मिटाने का कोशिश किया। और उस कॉकस क्या था कि अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे साथ संबंधियों का जो है पूरे प्रखंड से लेके थाना से लेके हर जगह उनका जो है मतलब वर्चस्व से कायम रहता था। मैंने इसको खत्म किया है। मैं अपने कार्यकाल में संबंधी का बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने परिवार के सदस्य को भी कह दिया कि जनता हमको चुनी है, जवाब हमको देना होगा। मेरे परिवार का एक भी आदमी कोई ब्लॉक या थाना पर लात नहीं देगा। जिस दिन लात दे देगा मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। विधायक जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो कहा कि जो आप जब आए थे तो नक्सल बहुत ज्यादा था। 5 साल में आपके प्रयास से ये खत्म हुआ, तो ये एक कैसा प्रयास था? मतलब आपने उनके लिए विकास किया या आपका उनके साथ दोस्ताना संबंध था, आपके आने के बाद वो हट गए? एक बात मैं आपको बता दूं कि हम एक बार गंगा स्नान था पूर्णिमा के दिन, रामनगर से महिला पुरुष एक बस जो है जा रहा था गंगा स्नान, रास्ते में बस खराब हो गई और उसको ले आकर के मिठन सराय में रह गया।
उस मिठन सराय में जहां रहा, उसके बारे में थाना को इन्फॉर्मेशन हुआ कि वो सारे नक्सली लोग आके बैठे हुए हैं। पूरा फोर्स जाकर के उसको उठा करके अहियापुर थाना में ले आया। मैं जब आया, हमको मालूम हुआ, उस समय हम विधायक नहीं थे, महिलाएं लगी, और उस समय हम आए थाना पर, अहियापुर थाना, तमाम लोगों को थाना से छुटवा करके मैं अपना रिस्क बॉन्ड पर साइन किया, मैं अपने बॉन्ड पर उसके बाद उस लोग को इज्जत से घर पहुंचाया। एक दहशत का माहौल था कि तुम हमारा काम नहीं करोगे, हमारा बात नहीं मानोगे तो चलो नक्सल में चल जाओ। मतलब आपने काम किया इस 5 साल में? इस पर भाई आपसी भाईचारा को लेकर काम तो किया, किसी गरीब आदमी पर कोई जुल्म नहीं हो, उसके ऊपर तक काम किया हूं मैं। 5 साल के कार्यकाल में आप कौन सा काम गिनाएंगे इस पर जनता के बीच जब आप जाएंगे तो? क्या काम? हाँ, एक तो मैं बता दूं कि पहला काम मेरा कोशिश था कि मैं आपसी भाईचारा कायम करूं, बिल्कुल, जातीय तनाव को खत्म करूं, क्योंकि हमसे पहले एक जातीय तनाव हुआ करता था मीनापुर में। जात को, एक जाति को दूसरे जाति से अलग करके और अपना लोग उल्लू सीधा करता था। मैं कोशिश किया कि उस तनाव को खत्म करो, और मैं हर आदमी को लेकर के चला। मीनापुर का एक भी आदमी कोई नहीं कह सकता है कि मैं मुन्ना यादव के यहाँ गया तो मुन्ना यादव हमको जात पूछा, मुन्ना यादव हमको ये कहा कि हमको वोट नहीं दिए हो, काम नहीं होगा। जहां तक सके मीनापुर का लोग आया, मैं उसका काम किया। रही बात विकास का, तो मैं समझता हूं कि जितनी भी सड़कें छूटी हुई थी, आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा पंचायत हमको कोई बता दे जिस पंचायत में मुन्ना यादव काम नहीं किया। नहीं, काम आपने बहुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपका रहा होगा, जो आपका सपना रहा होगा, इसमें से कितने पूरे हुए और कितने बाकी रह गए? देखिए, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुजफ्फरपुर जिला में एक ITI कॉलेज आया था, और जिला के तमाम विधायक कोशिश किए कि अपने यहाँ ले जाएं। बेबी कुमारी तो यहां तक कि नरमा में बोल दी कि मीनापुर विधायक जो है झपट के ले जाते हैं। तो एक ITI कॉलेज मीनापुर में लाया। मतलब आपके साथी विधायक को भी लगता है कि आप झपट लेते हैं? हाँ, कहती, भाषण में बोली थी नरमा में, नरमा कॉलेज के गए थे हम लोग, तो उसे भाषण में बोल दी थी। नवोदय विद्यालय एक आया मुजफ्फरपुर जिला में। अभी तत्कालीन जो मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, तमाम लोग चाहे कि उसको हम पुरन्नी ले जाएं, लेकिन उस नवोदय विद्यालय के लिए 23 एकड़ जमीन उपलब्ध करा करके उसका भी रिपोर्ट में करवाया, रिपोर्टिंग कलेक्टर से, वो भी करवाया। चांदपरना पुल के लिए बहवल बाजार से, ये जो कहा जा रहा है कि, तो हम देखे हैं कि कुछ साथी हमारे जो मीनापुर के हैं वो कहते हैं कि विधायक जी देरी कर दिए, रूट डाइवर्ट कर रहे थे, इसके चलते हुआ लेट, नहीं तो कुछ काम आगे बढ़ा रहा था। स्थल विवाद को आप स्थल विवाद कर दिए, जिसके वजह से चांदपरना पुल नहीं बना। मैं खुद याद दिला दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं सुना हूं, कोई स्थल विवाद नहीं था। आप जाकर के उसका जाकर एस्टिमेट देखिए, DPR देखिए, बहवल बाजार से चांदपरना पुल होते हुए, बहादुरपुर घाट होते हुए और कांटी हाई स्कूल तक 7 मीटर चौड़ी सड़क, 115 करोड़ रुपया का DPR है वो। और उस DPR को तैयार हमने करवाया। DPR को तैयार करवा के जब वो टेंडर में जाने वाला था, सरकार चली गई हमारी, और जिसका नतीजा हुआ मीटिंग में रह गया। और मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, विधानसभा में भी क्वेश्चन किया, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए तो हमको ये कहा गया कि विधायक जी नदी को मत बांधिए, नदी को ज्यादा मत बांधिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सर, गंगा नदी पर तो 4 पुल बन रहा है, वो तो गंडक नदी है और मीनापुर लाइन है। उसके बावजूद भी उस पुल को कैंसिल कर, रिजेक्ट कर दिया गया। आपके यहाँ एक और भी बड़ी समस्या है मीनापुर में, जो बाढ़ की समस्या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मीनापुर से कोदरिया तक का जो बांध है वो खुला हुआ है। मीनापुर साइड का जो उसका बायां तटबंध है वो खुला हुआ है, और उसको जानबूझ के खुला रखा गया है ताकि शहर को बचाया जाए। इस पर आपने कभी कोई आवाज उठाया? देखिए, इस पर तो हमने आवाज नहीं उठाया है। हमने आवाज उठाया था कि जो हमारे यहाँ बागमती नदी बंद है, वो बागमती नदी को चालू करने के लिए हम आवाज उठाए थे। और उस समय जल संसाधन मंत्री थे ललन सिंह जी, इन्होंने हमको आश्वस्त किया था, विधानसभा में हमको जवाब दिया था कि यथाशीघ्र बेलवा घाट से बागमती धार को चालू किया जाएगा, उड़ाही का काम चालू हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं।
और ये बात इस बांध के बारे में चूंकि इतना ना समस्या था मीनापुर का, और बाढ़ बीच में चूंकि 17 के बाद बाढ़ आया नहीं, हम लोगों का ध्यान उधर नहीं गया बांध पर। आगे अगर मीनापुर की जनता अगर चाहेगी, आगे मैं सदन में जाऊंगा तो मैं उस बांध के बारे में भी सोचूंगा और मीनापुर को बाढ़ मुक्त भी करने का काम करूंगा। विकास करते हुए आपको ऐसा लगा कि नौकरशाही हावी है? नौकरशाही चरम पर है। कोई ऐसा काम, एक सड़क अगर पास करवाना होता है उसके लिए भी हम प्रधान सचिव के यहाँ 3 बार जाना पड़ता है, मंत्री जी को लिख के देना पड़ता था, विधानसभा में हमको क्वेश्चन करना पड़ता था। और इन तमाम समस्या को झेलते हुए मीनापुर में अभी 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को, मतलब इस महीना से पहले 25 रोड का मैं शिलान्यास करने वाला था, तो मुख्यमंत्री जी कर दिए। 25 रोड था मेरा और मुख्यमंत्री जी कर दिए। उसके बावजूद भी मैंने कोशिश करके मीनापुर में आपको हरका पुल बनवाया, आपको पिपरा पुल बनवाया, आपको टेंगराहा पुल बनवाया, अभी शीतलपट्टी पुल का टेंडर मैं करवाया हूं पीएमजीएसवाई से, 4 करोड़ का पुल वो भी है, उसका भी मैं टेंडर करवाया हूं, जो टेंडर हो गया है। अब टेंडर ठेकेदार जो है बोर्ड लगा दिया है वहां। उसके बाद आपको रामनगर पुल बनवाया, मीनापुर चौक से आपको ओलीपुर तक पीडब्ल्यूडी सड़क डाइवर्ट करवा करके उसका चौड़ीकरण करवाया, मीनापुर चौक से बेलसन रोड का चौड़ीकरण करवाया, करचौरिया से लेकर के राजेपुर तक का चौड़ीकरण करवाया। और कितने सड़कें कहते दिया कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां की जनता हमको बता दे कि मेरे पंचायत में क्या काम हुआ। लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले भी सामने आते रहे और आप पर भी इल्जाम लगा। एक बात और हम बताएंगे आपको कि अभी अभी कल हमको विभाग से खबर आया कि विधायक जी, ये आपका आईटीआई कॉलेज का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है 15 करोड़ 84 लाख का। मैं इसके लिए आपको ही बधाई देता हूं, क्योंकि आप भी बराबर पेपर में निकालते थे, हम युद्ध लड़ते थे विधानसभा में, आप भी अखबार में निकालते थे। आपका भी इच्छा था कि हाँ आईटीआई कॉलेज नवोदय विद्यालय हो जाए, मीनापुर के गरीब के बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले लें, टेक्निकल शिक्षा ले ले, ताकि कहीं 2 रुपया का रोजी रोटी लग जाए। तो हम तो इस कोशिश में रहे, और चलिए आप तमाम लोगों का, मीनापुर की जनता का आशीर्वाद रहा। प्रशासनिक स्वीकृति का चिट्ठी भी मैं दिखाना चाहूंगा कि हमको प्रशासनिक स्वीकृति का चिट्ठी भी मिल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 15 करोड़ 84 लाख। चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन विकास काम को करते हुए आप पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगने का कारण है, ये आपको ही पता है कि मैं विधायक था, सरकार हमारी थी, हम कैंप लगवा करके और दाखिल खारिज का कैंप लगवाए थे मीनापुर ब्लॉक में। एक तरफ सरकार चली गई, दूसरी तरफ ब्लॉक के भ्रष्टाचार को मिटाने में प्रमुख का अहम भूमिका होता है, क्योंकि पंचायत समिति का बैठक कम से कम 3 महीना पर होता है। और यही कारण है कि बैठक करा करके प्रशासनिक स्तर पर लोगों पर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन आज 3 साल 4 साल हो गए, मीनापुर में बैठक हुआ नहीं, और जो साथी ये आरोप लगाते हैं वो उनके संरक्षक हैं। जो भी लोग जो ये भ्रष्टाचार का हम पर आरोप लगाते, मैं बार बार कोशिश किया, कलेक्टर को लिख करके दिया, मैं डीपीआरओ को लिख करके दिया। उसके बाद डीपीआरओ के बाद मैं पटना में जाकर के जो बिहार के जो है पंचायती राज जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको दिया। नहीं, चिट्ठी आपने बहुत लिखा लेकिन आंदोलन नहीं किया। नहीं, सुनिए, और उसके बाद जो है, उसके बाद भी हम देखें कि बैठक नहीं हो रही है। और ये भ्रष्टाचार के बाद वही करते हैं जो भ्रष्टाचारी के संरक्षक थे। मैं कभी किसी भी पदाधिकारी का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी पदाधिकारी होगा, मैं उसको कभी भ्रष्टाचार के मारे बढ़ावा देने का काम नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि 1 वोट से हमारा प्रमुख का चुनाव हम हार गए, और जिसका नतीजा हुआ कि ब्लॉक में तमाम भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो गया। वही लोग हम पर आरोप लगाने लगे, जो लोग उसके साथ मोट माला पहन के घूमे थे, जो जाकर के कांटी में मजार पर चादर चढ़ाए थे, अब फेसबुक डाले थे, अब वही लोग जो है जो भ्रष्टाचारी के दौरे हैं, वही हम पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते। नहीं, लेकिन आप पर एक इल्जाम और भी लगा कि आप, ठीक है, बहुत सारा चिट्ठी लिखे, सरकार को लिखे, अधिकारी को लिखे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप आंदोलन नहीं करके कहीं ना कहीं उनके साथ हाथ मिला लिए।
प्रखंड में मैं महाधरना नहीं दिया था, जिसमें रघुवंश बाबू भी, आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू भी आए थे, अपार भीड़ हुई थी। 2 बार 3 बार हम लोग धरना दिए, लेकिन धरना देते थे, लेकिन ऊपर में बैठा हुआ आदमी सब भ्रष्ट है। विरोधी क्या करेगा? धरने न देगा, न करेगा। 5000 आदमी के लेकर के हम लोग प्रदर्शन धरना किए थे, जिसमें रघुवंश बाबू भी बैठे हुए थे। एक बार तो रघुवंश बाबू इससे पहले भी एक बार बैठे थे, जिसमें आकर के पदाधिकारी को बुला करके डांटे थे, तत्कालीन बीडीओ सीओ सबको कुछ लोग शिकायत किया था। लेकिन पूरी की पूरी हुकूमत उसी पर आधारित है, और उस हुकूमत के खिलाफ के लोग कितनों बोलेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप तो देखे कि मुजफ्फरपुर जिला में एक ईमानदार कलेक्टर आया, सोहेल साहब, एक ईमानदार आईपीएस आई हरप्रीत कौर, उसको इस सरकार ने रहने दिया? 6 महीना भी नहीं रहने दिया। हम लोग तो खुश थे। मीनापुर में, मुजफ्फरपुर जिला, मीनापुर का इतिहास बदले हैं। मुजफ्फरपुर जिला में अगर कोई आईपीएस आता था तो मैं उसको थाना प्रभारी के चार्ज में मीनापुर ले जाता था। मुजफ्फरपुर जिला में कोई आईएएस आती थी तो मैं उसको चार्ज में लेकर के मीनापुर जाता था, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन इसके बाद भी दलाली प्रथा खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। पूरी की पूरी हुकूमत दलालों पर टिकी हुई है। जनता का काम बिना दलाल से नहीं होता। जिस दिन तेजस्वी यादव की हुकूमत आएगी, मैं दावे के साथ करता हूं कि 6 महीना के अंदर में इन दलालों को और इन भ्रष्टाचारियों को मैं सबक नहीं सिखा दिया तो फिर मेरा नाम मुन्ना यादव नहीं। एक आप पर आरोप और भी है। आप विकास के बहुत सारे काम को करते रहे, इसमें आपने सोलर लाइट लगाया। आपके मित्रों का कहना है कि सोलर लाइट में तो 50% का कमीशन मिलता है, इसलिए विधायक जी इस काम को किए। खाओ बिटनिया 50-50। इन्हें बोलिए कि खाओ बिटनिया। आप सुन ही चुके हैं। अच्छा, मैं अपने दोस्त को बता दूं, छोटे भाई हैं अजय जी, नहीं बोलना चाहिए हमको, क्योंकि हम उनके पिता के साथ भी लड़े हुए हैं, उनके साथ भी लड़े हुए। एक समय था कि उनके पिता का ताज हमारे कारण चढ़ा था। मतलब आप मानते हैं कि आप ही की वजह से वो चुनाव जीते थे? हमारे चूंकि मैं लड़ा था उस समय चुनाव, हम हमेशा उनको अपना पिता तुल्य समझे, गार्जियन समझे, क्योंकि उम्र भी उनकी वैसी है और उनका विचार भी हमको अच्छा लगता था कि इस समय थोड़ा बहुत बात होती थी। तो मैं इनकी बात तो नहीं करता, लेकिन हमको इतना याद है कि दिनेश बाबू जब पुलिस पब्लिक संवाद में आए थे मीनापुर में, तो इतना तो जरूर मैं उनसे मुंह से अखबार के, आप ही लोग के अखबार के माध्यम से देखा भी था, बोले भी थे कि पहले 5 बजे एक गेट थाना का बंद हो जाया करता था, अब रात भर खुली रहती है। उसे लगता है कि मीनापुर में काम हुआ है, क्योंकि वो 15 साल का अनुभव था। अजय जी तो अभी 5 साल भी नहीं देखे हैं, अभी आरोप लगाते हैं अजय भाई। उनको मालूम होना चाहिए कि 2 साल तक इस हुकूमत ने हमको सड़क नहीं दिया। 2 साल तक हमारी योजना में सड़क नहीं था। उसमें था उतरा, सीढ़ी घाट और सोलर लाइट, ये 3 चीज था। वो पता लगा लें अजय बाबू। सीढ़ी घाट अगर बनाते थे, नदी में पानी नहीं रहता था, लोग कहता था कि देखो ना विधायक जी, नदी में पानी है ना रहा, सीढ़ी घाट बना रहे हैं, उसमें भी मजाक उड़ाता था लोग। चबूतरा के लिए सरकारी जमीन होना जरूरी है, बहुत जगह सरकारी जमीन नहीं था, वहां चबूतरा नहीं बन पाता था। सोलर का मामला, अगर अजय जी हमारे सुनते होंगे, मैं उनको स्पष्ट करना चाहता कि सोलर का कॉन्ट्रैक्टर विधायक नहीं ठीक करता, वो कलेक्टर का कमेटी कलेक्टर के साथ बैठ करके और तय करती है, और सारा कौन लाइट लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, क्या बैटरी होगा, कितना रेट होगा, एक कलेक्टर फाइनल करता है। तो आप डीएम को कहिए कि खाओ बिटनिया 50-50 हमको चलेगा। हम लोगों का काम केवल लिख करके भेज देना होता है, कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों से नहीं मिलता। अच्छा, इस पर एक चीज हम और जानना चाह रहे हैं कि बात सुन लीजिए मेरा। हाँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। खाओ बिटनिया 50-50 हम बहुत जगह सुने हैं। तो जो काम कलेक्टर का कमेटी तय करता डीएम के सामने में, और जिस चीज को डीएम चेक करके रेट बनाता है, उस चीज में विधायक क्या कहेगा? बिटनिया 50-50। अगर हमारे डायरेक्ट, अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्टर बनाते, कोई ठेकेदार को डायरेक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट देते, तब उसमें मानते कि हम खाओ बिटनिया 50-50 है। लेकिन उसका इंजीनियर जो है जांच करता है, कलेक्टर के अधीन में काम होता है, इंजीनियर साइट वेरिफिकेशन करता है। हम लोग का काम रहता है कि हाँ इसको लिख दीजिए। अब इसमें आप बताइए कहाँ 50-50 है? तो डीएम साहब 50-50 मारते होंगे, हम लोगों को सुखले चलिए आपकी बात मान लिया कि आपने कोई 50-50 नहीं किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, लेकिन आप पर एक इल्जाम और भी है कि जब धर्मपुर में बड़ा हादसा हुआ था, कई बच्चे सड़क दुर्घटना में
उनकी मौत हो गई थी, पूरा मीनापुर शोकाकुल था, बल्कि इस घटना से पूरा बिहार और भारत शोकाकुल था। ठीक उसी समय 26 फरवरी 2018 को आप पटना में आलीशान भवन का गृह प्रवेश कर रहे थे। देखिए, वो घटना में मैं खुद था जिस समय एक्सीडेंट हुआ, और आपको मालूम होगा कि मैं भरपूर कोशिश किया कि हाँ, उस घटना में लोगों के दर्द को बांटूं। और जहां हमको याद है कि मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को भी बुलवाया था, पोस्टमार्टम रूम के नजदीक वो आए थे, लोगों से मिले थे, और उस चलते हुए समय पर काबू पा करके अपने लोगों के बीच खड़ा रह करके, क्योंकि उनका स्नेह और प्रेम जो था वो मीनापुर को जलने नहीं दिया, और शांतिपूर्वक जो है हम लोग उतनी बड़ी घटना को समाधान किए। भगवान न करे कोई ऐसी दूसरी कोई घटना घटे। दूसरी बात है कि जो आप काम किए, इसमें शक नहीं है। शक ये है कि उस समय आप 26 फरवरी को, मैं आलिशान बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, मैं आलिशान बिल्डिंग की बात, मिठाई खाने की बात कर रहा हूँ। पहले से, क्योंकि घटना तो घटी, पहले से ये बात था, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, सरकार के द्वारा हम लोगों को आवास नहीं दिया गया था। एक फ्लैट छोटा सा 3 कमरा का, आप चलिए देख लीजिएगा, उफगना मोड़ के बगल में है, 3 रूम का एक फ्लैट, बैंक से लोन लेकर के 35 लाख रुपया मैं बैंक से कर्ज लिया, और अपना जो तनख्वाह मिलता है उसमें से 40,000 महीना कटवाता हूं। लेकिन हमारे साथी कहते हैं आलीशान बिल्डिंग, ये उस बिल्डिंग में सारा फ्लैट जो है वो सब हमरे थोड़े है। ये वो फ्लैट ले लिए कि रात बिहार अगर जाते, पटना जगह नहीं है तो वहां रह जाते, वो भी बैंक के लोन लेकर के। रही बात, हमने किसी का को निमंत्रण, इस दुख के कारण निमंत्रण नहीं दिया किसी को, और इसीलिए आ जाए भी छूट गए, न तो उनको भी मैं निमंत्रण देता। वो कह रहे थे कि हमको छूट दिए, छुपा दिए, ऐसी बात नहीं थी। उस घटना से चूंकि हम मर्माहत थे, तो अपने परिवार के लोग को बुला करके मैं किसी तरह सोचा कि इसमें मैं घुस जाऊं, कि सदन चल रहा था, सदन चलने की बारी थी, और रहने का हमको ठिकाना नहीं था। कोई सगा संबंधी भी मेरा पटना में नहीं है जिसके यहाँ हम रह जाते, कोई हमको रूम दे देता कि हाँ गार्ड हम ड्राइवर रह जाते। मजबूरी में बैंक से लोन लेकर के लिए, और इसीलिए मैं पूरे मीनापुर के लोग को, किसी को नहीं कहा, कुछ लोग, 2-4 लोग को कि हाँ एगो रस्म पूरी हो जाए, और मैं उसमें घुस गया। वो आलीशान नहीं है, 3 कमरा का घर है, 35 लाख रुपया बैंक का लोन कर्जा है। मैं अजय जी से कहना चाहूंगा कि मुन्ना यादव जिस समय चुनाव हारा था 2010 में, उस समय भी देखे हुई कि 0 माइल पर उस समय भी मैं मार्केट बना करके 1 करोड़ का मार्केट बनाया था। और मैं के साथ कहता हूं कि 5 साल पहले मेरे घर का विकास अजय बाबू देख लीजिए, तो जो भी हमारे विरोधी दल के नेता हैं, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए, और 5 साल से पहले और 5 साल के बाद देखिए, मुन्ना यादव इस 5 साल में अपने घर का भी काम नहीं देखा। जब मौका मिला अपने मालिक के बीच में खड़ा रहा, उनके बारे में सोचता रहा, मीनापुर के विकास के बारे में सोचता रहा। लेकिन एक इल्जाम आप पर यह भी है कि आप उस मालिक को इन दिनों धमकाने भी लगे। हमको तो ऐसा नहीं लगता। बहुत गुस्सा आता है आपको अगर आपका कोई विरोध कर दे तो। नहीं, हमको तो कहते हैं लोगों को कि हमको तो कोई गाली भी देता तो मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि हम अभी आज के डेट में, फिर कल क्या होगा, लेकिन अभी तो मैं मीनापुर के लोग ने हमको वहां चुना है, सेवा का मौका दिया है। हाँ, गलत करने वाला आदमी, मैं आज भी कहता हूं कि जो गलत करने वाला आदमी होगा, मैं आज भी उसका विरोध करूंगा। नहीं, अगर राजनीतिक रूप से अगर आपका कोई विरोध करता है तो आप उसको धमकी देने लगते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है। कई लोगों का ऐसा कहना नहीं है। हम अपने बड़े भाई भोनू भाई से बात किए थे, क्योंकि एक फेसबुक पर हमने देखा था कि एक आदमी जो है हम पहचानते भी नहीं, और वो आदमी को भोनू भाई पीछे से बोलवा रहे हैं। अब भगवान जाने कितना दिए थे उसको, हमको तो मालूम नहीं है। वो आदमी खूब हमको बेइज्जत कर रहा है। तो उसको आप कुत्ता से कटवा रहे हैं, गधा से कटवा रहे हैं? उसको नहीं। हमने ये कहा था भोनू भाई को कि भोनू भाई आप खड़ा होकर के, आप बड़े भाई हैं, खड़ा होकर के आप ये बेइज्जत करवाते हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप विधायक हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता पर तो आरोप लगते रहता है। देखिए, लगता है, लेकिन कोई अपना अगर लगाता है तो दुख होता है। आम आदमी लगावे तो कोई बात नहीं। मतलब आप मुखिया जी को अपना मानते हैं आज भी, जब वो जदयू में चले गए? जदयू में चाहे जहीं अब जदयू में तो सिर्फ चंद्र भाई भी हैं, तो उनको भी तो मैं बड़ा भाई मानता हूँ। मुखिया जी के
मीनापुर में आप ही कह रहे हैं कि जो जिससे वो अपना पत्ता उठवाते हैं, जिससे वो खाना परसवाते हैं, उसी से आपको गाली दिलवाते हैं, फिर भी उनको आप अपना कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि जिस समय मुखिया जी जेल चले गए थे, उनकी पत्नी जो जिंदा थी और मुखिया का चुनाव लड़ रही थी, तो मैं पहला वो केस था, पहला वो पंचायत है जिसमें मैं उनके नहीं रहने पर उनका वोट मांगा था। आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत प्रयास करते रहे, खास करके हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन आपके यहाँ मीनापुर में आप ही ने कहा है, हम आपका सोशल साइट पिछले दिनों देख रहे थे, पढ़ रहे थे आपको, तो हमने देखा कि एक जगह आप कह रहे हैं कि विषय वार शिक्षक नहीं है। बिल्कुल। तो क्या किए आप? इस 5 साल में आप विधानसभा का गूगल पर सर्च कीजिए, मैं 5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर डाला तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर। समीक्षा बैठक हो, विधानसभा में हो, जहां भी हो, और यहां तक कि मैं मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला और मैंने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ मीनापुर हाई स्कूल और छपरा हाई स्कूल, जिसको मैं जानता हूं कि अपने जमाने का नाम हाई स्कूल, जहां स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर पढ़ते थे, यहीं से पढ़ के निकले। एलएस कॉलेज के प्रोफेसर के बच्चा लड़का का एडमिशन अगर मीनापुर हाई स्कूल में हो जाए तो गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन ये स्थिति है कि आज मीनापुर हाई स्कूल में क्या पूरे हाई स्कूल में कहीं विषय वाइज शिक्षक नहीं है, और जिस शिक्षक को मीनापुर में भेजा जाता है वो डिक्टेशन करा करके जिला में आ जाता है, और उस जिला के स्कूल का नाम मैं बताया, मुखर्जी सेमिनारी, द्वारिका नाथ, सब स्कूल का नाम बताया कि जिला में एक विषय का 10-10 शिक्षक है और हमारे यहाँ विषय वाइज शिक्षक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है? पीएम को वो आदेश भी दिए जांच के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस हुकूमत में ये नीतीश जी समझ रहे हैं कि अगर गांव गंवई के लड़के पढ़ लिख लेंगे तो अपना अधिकार खोजेंगे, इसलिए उनको खिचड़ी में शिक्षक के नहीं रहने पर शिक्षा में इस समय उलझा करके रखो और किसी तरह से पास उस करवा दो। कोई ध्यान इस सरकार के रहते शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो सकता है। अगर कहे कि मैं किसका क्वेश्चन नहीं किया, किस विद्यालय का नहीं किया, तो मैं विधायक जी, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि शराबबंदी कानून को आप किस रूप में देखते हैं, सफल हुआ या नहीं हुआ, ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपसे एक चीज जरूर पूछेंगे कि आपको हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह आप कह रहे थे कि शराब तो अब स्कूली छात्र बेचने लगे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। पटना में नहीं पकड़ाया था स्कूटी में स्कूल की बच्ची? पटना में पकड़ाया था कि नहीं? मैं बोल रहा, टीवी न्यूज बोलता है कि बच्चे जो है स्कूल बैग में, बच्चियां स्कूल बैग में, महिलाएं पर्स में लेके घूम रही हैं। और शराबबंदी कानून तो ऐसा है कि मत पूछिए, जदयू का एकदम 1 नंबर कानून हुआ शराबबंदी कानून। एनडीए का खड़ा हुए थे ह्यूमन चैन बना के। जिस समय हुए थे हम लोग, उस समय इतना बदतर स्थिति नहीं था। जब से ही बीजेपी आ गई है इनके साथे साठ-गांठ में, क्योंकि जितना पूंजीपति लोग है बीजेपीएन सब, होम डिलीवरी हो रहा है। अरे अब तो महिला भी अगर फोन कर दे घर से तो उसके बेड पर पहुंच जाता है। जदयू के नेता कहते हैं कि होम डिलीवरी आप लोगों का तकिया कलाम है, आप लोग बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा होता नहीं। अच्छा, हम लोग बोलते हैं, पब्लिक जान रही है। जब जाएंगे वोट मांगने ना तब खबर लेगा। सारा जो महिलाएं शराबबंदी के लिए तत्पर थी कि नहीं शराबबंदी कानून लागू हो, आज महिला रो रही है, कोस रही है नीतीश कुमार को कि पहले अगर 300 रुपया कमाता था तो 100 रुपया घर भी लाता था, और आज जो है 300 रुपया कमाता है तो 300 के 300 पी के आता है, क्योंकि शराब का रेट दुगुना हो गया होम डिलीवरी में, और उस घर परिवार नहीं चल रहा है, भुखमरी के कगार पर है, नकली शराब बन रहा है। ये कौन नहीं जानता है? अगर कोई चैनल पर बोलता है, अगर दम है तो वो आम पब्लिक के बीच में जाकर के बोले, पब्लिक क्या दशा कर देती है। शराबबंदी का 100% फेल। कोई ऐसा दिन है जिस दिन बिहार में हजारों ट्रक नहीं घुसता है? कहां से घुसता है? ये सब माल जाता है। पहले 6,000 रुपया सरकारी खजाना में जाता था कि नहीं में, उससे जनता का काम, बिहार का विकास होता था। अब नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी जी दोनों आदमी मिल गए, ये ऐसा एक ट्रिक बनाया कि वो 6,000 रुपया दोनों गोरा 50-50 खाओ बिटनिया 50-50 करते हैं। 6,000 करोड़ रुपया जो है वो जाता है नीतीश जी के, सुशील मोदी के निजी अकाउंट में।
आप अक्सर कहते हैं कि आपके कहने पर और तेजस्वी यादव के दौरान बड़ा घटना हुआ था, शेल्टर होम कांड। आपके कहने पर एफआईआर हुआ। आप ही ने कहा है, कई जगह आपने कहा है। प्रवासी मजदूर सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। प्रवासी मजदूर जिसको सरकार लाना नहीं चाह रही थी, आप और आपकी पार्टी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन किया तो उनको आप वापस लाए। इस तरह के कई बात जो बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आप और आपके दल के नेता के प्रयास से हुआ। तो आप और आपके दल के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किए? नहीं किए हैं, पूरे बिहार लेवल पर हुआ है। बिहार स्तर पर आंदोलन हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ। तेजस्वी जी खुद सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इसके बाद भी तो आप कहते हैं कि जीविका में नालंदा के लोग आके बैठ गए। आप ही कहते हैं जीविका में नालंदा के लोग, वो अति रोजगार सेवक 90% नालंदा के। पुलिस की बहाली हो तो 90% नालंदा के। अभी महिला पुलिस क्या है आप पता लगाइए, 90% नालंदा के। नालंदे के महिला केवल बहादुर है, हमारा सबके यहाँ के महिला बहादुर ना है। ये कैसे हो गया? हाथ पकड़ के झटक देगा हमारा यहाँ के लोग तो उसको दांती लग जाएगा। बताइए अब कैसे हो गया? हुकूमत है उनकी, बिना पासे पहले पास करवा देता है। आप ऑडियो नहीं सुने थे? बीपीएससी वाला में 35 लाख रुपया का डिमांड हुआ था, ऑडियो नहीं सुने थे? बोलिए ऑडियो सुने थे कि नहीं? आप कह रहे हैं तो हम सुने ही। जो वायरल हुआ था कि बीपीएससी में 35 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। विधानसभा में ही हमारे नेता बोले थे। कहां ने कट किया इसका? तो जहां लेन देन पर सारा सिस्टम चल रहा हो, नीचे से लेके ऊपर तक, जब ऊपर के लेन देन में भिड़ा हुआ है तो निचला के हम आप सुधार दीजिएगा। इसलिए मैं आम जन को कहता हूं, हुकूमत बदलो। मेरिट से कुछ नहीं हो सकता। पूंजीपतियों का वाहवाही हो रहा है, तमाम दलाल हर जगह बैठे हुए हैं। जो मेरिट वाला लोग है उसका कोई कल्याण नहीं है। अगर मेरिट पर कल्याण चाहते हो तो इस हुकूमत को बदलो। 23 अगस्त को आपने फेसबुक लाइव किया था। आप अपने फेसबुक पर एक लाइव किए थे 23 अगस्त को। उसमें आपने कहा था कि जल जीवन और हरियाली में बड़ी लूट मची हुई है। अच्छा एक बात हमको बताइए, 24,624 करोड़, यही ना विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोले थे। तो 24,624 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली, पोखरी खोदो, पौधा लगाओ। पहले जब मुखिया जी सब जब मनरेगा से पौधा लगाए थे, वो बनकट करकट सब का हो गया। पहले हमको मुख्यमंत्री जी बताओ कि इससे पहले कितना करोड़ पौधा लगा बिहार में, और पौधा कितना खड़ा है ना? उस पर जो है पौधा वाला पर नहीं, उसका हिफाजत के लिए भी बहाली हुआ था, पौधा के देख रेख करने के लिए। तो कितना पौधा बचल है वो पहले बताओ हमको कि बिहार में कितना करोड़ पौधा बचल है। पोखरी में काम जेसीबी से जाता है, 4 बेर घुमा देता है, माटी उटी उकीर देता है, हो गया 70 लाख। तो आप मांगते क्यों नहीं है सरकार से कि हमको बताइए, इसका ग्राफ दीजिए? आप विधायक हैं, आपको मांगना चाहिए। अरे अभी तो शुरू हुआ, इसी बजट सत्र में ना शुरू था, इसी बजट सत्र में ना। बजट सत्र भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया। उसके बाद भी हम लोग आवाज उठाए हैं कि 24,624 करोड़ का ये योजना पूरी की पूरी लूट योजना है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। बार बार पोखरी का लिस्ट मांगा जा रहा है। कलेक्टर के यहाँ मीटिंग। आपका जब 15 साल का कार्यकाल था, जिस समय लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी उसका नेतृत्व कर रही थी, उस कार्यकाल के बारे में जंगल राज कहा गया। अभी ये 15 साल का कार्यकाल जो है, इसमें विधि व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? अच्छा एक बात ये भी बोलिए ना कि इस राज को सुशासन कहा जाता है, कानून का राज, और वो जंगल राज। आप बोल ही रहे हैं। नहीं, इस बात आप करा छुपा लेते हैं। आप भी बोलिए कि हाँ वो था जंगल राज, ये है कानून का राज। बता, गौर से सुनिएगा। उस 15 साल में जिस समय लालू जी सत्ता में आए, समाज की क्या स्थिति थी ये हम आप सभी जानते हैं। कि गरीब लोग सामंतों के यहाँ चप्पल पहन के, गर्दन पर गमछा रख करके, और चौकी पटिया पर तो दूर खटिया पर नहीं बैठते थे।
इतनी सामाजिक दूरी थी उस समय जमींदारी पर था, लालू जी ने उसको खत्म किया। जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाया, बोलने का अधिकार दिया, गूंगा मत बनो, बोलने का अधिकार दिया। हम उस कार्यकाल का नहीं, इस कार्यकाल का जानना चाहते हैं कि विधि व्यवस्था को आप कैसे लेते हैं। आप पहले हमारे जंगल राज का सुन लीजिए, क्योंकि आप ही बोले हैं, पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद ब्लॉक हो, थाना हो, जहां भी हो, किसी की औकात होती थी कि घुस जाए। जो आदमी आज लालू जी के बारे में कटाक्ष करता है, उसका भी प्राण जो है लालू जी बचाए थे। हम सुने हैं डिबेट में, नहीं तो जेल के अंदर होता। मैं जानता हूं, कहिए मैं खोलूंगा नहीं, लालू जी उसका भी प्राण बचाए थे। गरीब को बोलने का अधिकार, गरीब को सम्मान दिए। इस बिहार में 6 यूनिवर्सिटी खोले थे लालू जी उस 15 साल। 5 जो है अनुमंडल बना था और 4 जिला बना था। और उसके बाद इन तमाम चीजों के बावजूद भी बिहार को जिस समय लालू जी के हैंड ओवर किया गया था, 6,000 करोड़ रुपया बिहार कर्जा में था। गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन भी गिरवी था। लेकिन जब नीतीश जी को हैंड ओवर किया गया तो 4,500 करोड़ रुपया प्रॉफिट में किया गया। तो इस 15 साल में क्या किए? क्या को यूनिवर्सिटी बनवाए, क्या को जिला बना, क्या को अनुमंडल बना, उनको बता रहे कोई जदयू वाला? मतलब विकास नहीं हुआ इस 15 साल में। 1 मिनट। और रही बात, क्योंकि उस समय गरीब का, जनता का राज था। एक लगौटी वाला भी अगर ब्लॉक में थाना में चला जाता था तो कांपने लगता था। वो जनता का राज था, इसलिए उसको जंगल राज कहा गया। सुल्कनवा ना कहता है, हम लोग भी सुल्कनवा कहता है कि रे सुल्कनवा है। अब उस सुल्कनवा लगा कुर्सी पर बैठने, तो कुछ सुल्कनवा कुर्सी पर बैठेगा तो बड़का लोग तो गाड़िए ना देगा कि रे साला जंगलिया के राज हो गलो, जंगल राज हो गलो, बैठे उठे ना अबैत रहलू, बोले ना अबैत रहलू, एकर हुकूमत हो गलो, जंगल राज। अब जो आया कानून का राज, ब्लॉक में पोस्टर लगता है कि किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने पर दंड के भागी होंगे। भले ही आपको कर्मचारी लाजूता से मार दे, आप कर्मचारी को कुछ नहीं बोल सकते। ये है कानून का राज। कितना डिफरेंसेस हो गया। विधि व्यवस्था पर कुछ बताइए। विधि व्यवस्था, जिस राज्य में 33 बच्चियों के साथ बलात्कार होता हो और एफआईआर नहीं होता हो, 1 महीना के बाद एफआईआर हो और सुप्रीम कोर्ट कहे कि बिहार पुलिस को दफा भी नहीं लगाने आता, उसमें भी गुंजाइश हो उसको बचाने का। आपको भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया था और उसमें भी गुंजाइश। होम कांड की बात कर रहे हैं, सेंटर होम कांड की बात मैं कर रहा हूं। उसमें भी वैसे दरिंदों को बचाने की कोशिश नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। जो महिला सशक्तिकरण की बात करता, जो अपने पत्नी को सही से अधिकार नहीं दे सका, वो आदमी दूसरे के परिवार को देखेगा। महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। 33 महिलाओं के साथ जो जुल्म किया गया, उस दरिंदा को भी बचाने की कोशिश किया गया इस सरकार में। तो तेजस्वी यादव जी आए, आवाज उठी, उसके बाद एफआईआर हुआ। सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाया है तब उसको जाकर के दफा का सुधार हुआ है। विधायक जी, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लालू जी के शासन काल में गरीबों को आवाज मिला। लालू जी एक आइकॉन हैं गरीबों के विकास का। अभी जो चुनाव 2000 का जो अभी चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में देखा जा रहा है कि आपके पार्टी से का जो पोस्टर जारी हो रहा है उस पर से लालू जी को ही आप गायब कर दिए। पोस्टर से लालू जी का गायब? राजद का जो बैनर पोस्टर अधिकृत रूप से छप रहा है उस पर तो एकमात्र तेजस्वी जी की तस्वीर है, बाकी तो किसी की तस्वीर नहीं है। तेजस्वी जी नया आइकॉन है। युवा सोच, नई सोच के साथ आए हैं। युवाओं के दिल के धड़कन है। हर जाति धर्म को तोड़ करके हर जाति धर्म के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। युवा हो या बुजुर्ग हो, उनको उम्मीद है कि अब नया बिहार तेजस्वी बनाएगा, तो उनका पोस्टर लगा है। लेकिन लालू जी हमारे सम्मानित नेता है भाई, ऐसा नहीं है। अभी चुनाव के समय महागठबंधन जिसको लेकर के आप चुनाव में उतरना चाहते हैं, थोड़ी सी चुनाव पर बात कर लेते हैं हम लोग। महागठबंधन जिसको लेकर आप चुनाव में उतरना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है महागठबंधन का भविष्य? तो सब शीर्ष नेतृत्व जानेंगे। हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, लालू जी है, वो जानेंगे कि हमको महागठबंधन करना है।
नहीं, लेकिन अगर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके महागठबंधन से एक मांझी जी निकल गए। अच्छा आज उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया कि ऑल इज नॉट वेल। तो उनके लिए ऑल इज नॉट वेल, मेरे लिए ऑल इज वेल। मतलब वो हट जाए तो आपको फायदा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं देखा हूं क्या मीनापुर में 5 आदमी कोई सपोर्ट में खड़ा होने वाला है? अरे उनके बिरादरी के लोग ही उनको मिट्टी में मिला दिए, तो हम कौन होते हैं? भाजपा के लोग, आपका जो कोर वोटर है, जो आपका समीकरण है, माई समीकरण है, उसको भाजपा और जदयू मिलके उसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। इससे आपको कितना नुकसान होगा? एको वो ना होने वाला है। आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। वो टोपी हिंदुओं के पहना पहना के टोपी जो लोग कहता है कि सब मुसलमाने भाई हैं, चंदन कका के कहता है कि सब हमरे हैं, वो कुछ ना होने वाला है। उनको चिंता होना चाहिए कि बीजेपी जो है, अगर बीजेपी लड़ी ना तो उसका आधा वोट हम खींचेंगे। उनको तब पता चलेगा। ये दिखा के फोटो दिखाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम मुसलमान के यादव के तोड़ रहे हैं, हमको टिकटवा मिल जाए, तो ऊपर वाला सब पूछता है कि वो सब जो है वो लालू यादव का लोग है। इसे कोई फायदा उधर न होने वाला है। हाँ, कुछ खाए पिए के लिए चल जाता है, उधर चल जाता है, सब समय पर ठीक रहेगा, एको को जाने होने वाला ना। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको पिछले बार से भी ज्यादा मत मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके प्रतिद्वंदी कौन होने जा रहे हैं आपको तो पता होगा, और किनके होने से आपको ज्यादा मत मिलेगा? कोई लड़ेगा उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं लड़ूंगा, एक तय है। कोई लड़ेगा उससे चुनाव जीतेंगे। किस आधार पर लोग आएगा वोट मांगने, हमको बताए। मतलब भाजपा के उम्मीदवार अगर आपके सामने हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, या जदयू के उम्मीदवार हो तो ज्यादा अच्छा होगा? हमारे लिए जो होगा उससे लड़ाई होगा और उससे चुनाव जीतेंगे हम। पूरा कॉन्फिडेंट है आप? एकदम कॉन्फिडेंट हैं हम, क्योंकि मैं 5 साल में सबसे भाईचारा बना के रखा। जो भी हमारे नजदीक आया, जहां तक सका मैं उनका काम किया, और मैं जातिवाद को नहीं बढ़ावा देकर के भाईचारा को बढ़ावा दिया। इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। जो पहले दहशत में रहते थे कि मुन्ना यादव आएगा तो ये हो जाएगा, आप भी एक बार कह दिए थे कि रॉबिन हुड है, तो लोग दहशत में रहता था। लेकिन देख लिया ना कि हम आपको कहे थे, हम आपको रॉबिन हुड कहे थे, आप तो खुद अपने को कहते हैं मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, भाई तो अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा फेमस वर्ड है, कहीं वो वाला भाई तो नहीं? नहीं, वो बंबई में होता है। हमारे यहाँ बिहार में भाई का मतलब होता है कि दिल से रिश्ता जुड़ने वाला। वो बंबई में होता है भाई, हमारे यहाँ वो भाई नहीं होता है। हमारे यहाँ भाई होता है दिल से बोलता है। जब दिल से लोग बोलता है, आप बताइए कि मीनापुर में कोई हमको कहता है विधायक जी? जो बूढ़ा हो या बच्चा हो, सब कहता है मुन्ना भैया। तो मैं भाई बन के रहा हूं मीनापुर में। और आप देखे होइएगा कि कोरोना काल में उत्तर बिहार में कोई घर से नहीं निकलता था, और पूरे कोरोना काल में मैं अपने तमाम मजदूर भाइयों के साथ खड़ा रहा। कोरोना काल और बाढ़ से जो समस्या उत्पन्न हुआ है, इसका आपको लाभ मिलेगा क्या? बात सुनिए। और उस समय में मैं अपने जान का परवाह नहीं किया और अपने भाइयों के साथ भी ना रहा। कमेंट में एक भाई मेरा लिखा था कि आप इस मुसीबत के घड़ी में मीनापुर के लोगों के साथ भाई बन के खड़ा है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस समय कोई घर से नहीं निकलता था। आज राजनीति, मुसीबत जब आवे मीनापुर में तो घर में घुस जाइए, और जब मुसीबत टल जाए तो बुलबुला के जैसे निकल जाइए। ठीक है, आज वर्चुअल रैली में 10,000 और 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करता, और जिस समय बिहार की जनता बाहर भूखे मर रही थी, उसको ट्रेन का किराया असुला है दुगुना दाम, और कहा कि मैं लौटा दूंगा। आज तक मुख्यमंत्री लौटाए? सबका जो टिकट जमा करवाए, हम लोग करवाए। हम लोग भी कोरोना क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर जमा कर, एक आदमी को नहीं मिला है टिकट का पैसा। मतलब आप इन तमाम गुस्सा का जो परिणाम है, इसे आप आश्वस्त हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? और बात सुनिए, लोगों को कहा गया कि प्रवासी जो भी लोग हैं उनको राशन मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कुछ मिला? बोलिए, कुछ मिला? पंजाब का गाड़ी आया था कोदरिया में, मैं रोके हुए था। मजदूर सब जा रहा है धान रोपने के लिए, हमको कहने वाला है, जब रोके हम कि भैया कहां जा रहे हैं? अभी तो आए हैं, लॉकडाउन है, फिर वहां जाइएगा, फिर वो आपको क्वारंटाइन कर देगा। तो कहा हमको कि हमारी बच्ची का शादी है, महाजन जो है तबाह कैले है, काम ना कोई मिले यहाँ। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं मीनापुर की जनता से यही अपील करूंगा कि कुछ काम मेरा बचा हुआ। मैं 15 साल का कार्यकाल में देखा हूं। जो हमसे
पहले थे, गार्जियन थे, कुछ काम मेरा बचा हुआ है, जैसे चांदपरना पुल, नवोदय विद्यालय, उसके बाद आपको तालीमपुर पुल। हमारे यहां हमने देखा है, हम क्वेश्चन भी किया विधानसभा में कि सब्जी की खेती व्यापक पैमाने पर होती है, और हम देखते हैं कभी सड़क से जाते रहते हैं तो ढकिया का ढकिया टमाटर लोग फेंक दिए रहता है, करेला फेंक दिया। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि क्या बीतता होगा उस किसान पर जो अपने खेत में दिन रात पति पत्नी मिलकर के मेहनत करता हो और उसका सब्जी मजबूर होकर रोड पर फेंकना पड़ता हो। आप उसके दर्द को समझ सकते हैं। कहा गया है कि लोग शोक सह लेता है, धन शोक सहने नहीं। आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूं, अब आप कुछ लोगों से क्वेश्चन किए, हम देखे थे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, वो नहीं बोल पाए। मैं प्रोसेसिंग प्लांट का बात किया था और एक बहुत बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज, जिसमें सब्जी अगर बिक गया तो ठीक, अगर नहीं बिका तो उसका स्टोर में रहे और जब जिस समय चाहे 1 सप्ताह 10 दिन तक स्टोर में रहे और किसान अपने मर्जी से उसको सब्जी निकाल के बेच सके, जिसकी व्यवस्था होनी अति आवश्यक है हमारे मीनापुर के लिए। दूसरा है किसान के लिए, आपने किसी से सवाल किया था, जैसा कि हमने सुना था, अब दिमाग में याद नहीं है कि कौन था। एक प्रोजेक्ट मैं उसका भी रखे हुआ हूं, एक ऐसा बाजार बने मीनापुर में कि उस बाजार में जब चाहे किसान जाकर के अपना सामान जो है उचित मूल्य पर बेच सके, उसको बिचौलिए के हाथे औने पौने भाव में उसका सामान नहीं बेचना पड़े। अभी आप स्थिति देखते हैं, किसान का क्या स्थिति है, धान दह गया, आगे मकई का गेहूं का चिंता है, खेत में पानी लगा हुआ है, बच्ची का शादी है, किसी के घर में श्राद्ध है, पैसा है नहीं, औने पौने भाव में 800-900 रुपए मकई बेच रहा है, लागत भी नहीं निकल रहा है। और इसीलिए मैं चाहा कि एक मार्केट बने हमारे मीनापुर में कि जहां किसानों के लिए ये एक मार्केट बाजार बने, जब चाहे डायरेक्ट जाकर के सामान माल दे या डायरेक्ट वहां से पैसा ले, जब जरूरी हो ले ले। अभी जो स्थिति देखे हैं हम, अभी तो वो चीज भूल गए, ये कृषि विधेयक जो आया है, किसान विधेयक, जिस देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित हो, आज उसको भी बेच दिया लोग। बिहार की 86% आबादी है कृषि पर आधारित। बिहार की 86%, देश लेवल की बात मैं करता हूं, उसको भी लोग बेच दिया। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य विपक्ष कह रहा था तय करने के लिए, या आप एक मूल्य तय कर दो कि इससे नीचे में हम नहीं माल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। नहीं, कहा, आखिर राज्यसभा में कैसे हंगामा हुआ? सारे विपक्षों ने आवाज उठाया, ये किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आप कर दो, नहीं तो उद्योगपति जो है, पूरे देश को जो उद्योगपतियों के हाथ में बेच रहे हो, तो वो अपना मर्जी से रेट लगाएगा और उद्योगपति किसान से सामान खरीदेगा, अब फिर उस उद्योगपति से सरकार सामान खरीदेगा। कितना बड़ा बेईमानी है बताइए। तो आप जो है, बात सुनिए पहले मेरा, आप स्टेशन बेच रहे हो, आप प्लेन बेच रहे हो, ट्रेन बेच रहे हो, सारा चीज बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, किसानों को बेच दिए, शिक्षा बेचने जा रहे हो, और यहां तक कि जो भी सरकारी नौकरियां थी वो भी आप प्राइवेट में देने जा रहे हो। पूरा देश बिक गया। अब चुनाव में क्या हाल है, मोदी जी प्लेन आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन आप पर इल्जाम भी तो लगा कि 15 साल में आपने 95,000 के करीब रोजगार दिया, और इस 15 साल में इन्होंने 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है विधायक जी, लोगों का सेगमेंट काफी लंबा खिंच गया है। क्या है कि लंबा टाइम रहेगा। इस सरकार ने रोजगार दिया कृषि सलाहकार को, 11 साल खटवा लिया, अब उसको हटाने जा रहा है। सांख्यिकी वाले को खटवाया, उसको हटाने जा रहा है। जितना संविदा पर बहाल है लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दुर्भाग्य से नीतीश कुमार अगर 2020 में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जितना संविदा पर बहाल है वो तमाम लोगों को नीतीश कुमार हटा करके रद्दी के टोकरी जैसे फेंक देगा, कोई शक नहीं है। अभी देखिए क्या स्थिति है, बिहार में चुनाव है, मोदी जी बैठे हुए हैं प्लेन पर और नीतीश जी बैठे हुए हैं बुलेट ट्रेन पर। ये कितना ही चुतिया बनाते हैं बिहार की जनता को। ये कहते हैं मैं बुलेट ट्रेन दौड़ाऊंगा,
अब मोदी जी कहते मैं प्लेन यहां से खुलवा दिया टिकट। अरे यार, पिछले नवंबर में चुनाव दरभंगा से प्लेन का उड़ान शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा, एकदम शुरू हो जाएगा। नवंबर पिछला साल जो है मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा से पिछला चुनाव में हो रहा था। टिकट बुकिंग हो गया है, क्योंकि टिकट वही बुकिंग ना कर रहे हैं। बार मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज एम्स बन रहा था, ये आप लोग नहीं सुने थे? मोदी जी अपने बोले थे। मैं आप तमाम मीडिया बंधु से आग्रह करता हूं, इनका जो मुखौटा भीतर में जो है, उस मुखौटा पर से चादर हटा दीजिए, अगर बिहार और देश का कल्याण चाहते हैं तो। ये मुखौटा पर से हटाना आपकी जिम्मेवारी है। आप इसको बखूबी हटाएंगे भी कि आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है नीतीश कुमार के रहते, और बिहार जो है बर्बाद हो जाएगा। जात पात से ऊपर उठ करके एक बार तेजस्वी जी को मौका दे करके देखिए, अगर बिहार का विकास और बेरोजगारी नहीं मिटा, किसानों की स्थिति नहीं सुधरी, तो फिर अगला बार के तेजस्वी यादव को हटा दीजिए। धन्यवाद विधायक जी, हमारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत खुल करके अपनी बातें रखी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमको समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।